हेलो पीपल। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। या ढीले हो गए? यार कल लेक्चर नहीं डाल पाया। एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, घर में सब बीमार है। मेरी छोटी सी बेटी 8 महीने की, वो बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, उसकी दादी बीमार है, उसके दादा बीमार है। सिर्फ मैं ही फिलहाल ठीक हूँ अभी घर में। तो बहुत सारे काम फिर मेरे पे आ गए हैं, उनको दवा खाने ले जाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए थोड़ा सा वक्त कल मिल नहीं पाया। आज भी अभी मैं फ्री हुआ हूँ, देखो कितने बज रहे, 4:45। अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, ये 6 सवा 6 तक रिकॉर्ड होगा और 7 बजे तुमको दूंगा। मतलब इतना कट टू कट टाइम चल रहा है। तो लेकिन कोशिश करूंगा मैं कि अब से कोई छुट्टी बीच में ना पड़े। लेकिन ऐसी चीज़ें आ जाती है तो छुट्टी हो जाती है। खैर, तो फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, चैप्टर 4 शेयर्स एंड शेयर कैपिटल की। क्या पढ़ा था हमने क्लास नंबर 1 में? जल्दी। वो जबरदस्त, वो बेसिक क्लास थी शेयर्स एंड शेयर कैपिटल की। सबसे पहले हमने शेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन 2 क्लोज 84। क्या था सेक्शन 2 क्लोज 84 में? शेयर मीन्स अ शेयर यानी हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। ये हमने पढ़ा था कि हिस्सा है शेयर कैपिटल में, उसको बोला जाता है शेयर्स। फिर लेकिन हमने पढ़ा कि डेफिनेशन तो कहने के लिए ये है, लेकिन एक्चुअल में शेयर क्या है? तो शेयर इज नथिंग बट इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल को एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका शेयर है। और दूसरा तरीका क्या है? स्टॉक। और मैंने बताया था कि शेयर्स इंक्लूड स्टॉक, मतलब जो भी प्रोविजन शेयर्स पे लगेंगे वो सारे प्रोविजंस उसी तरह स्टॉक पे भी लगेंगे। मतलब रजिस्टर ऑफ, अगर किसी के पास शेयर है तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है, उसी तरह किसी के पास स्टॉक है अगर, तो उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें हमने पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ शेयर्स, तो दो तरह के थे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैज प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे जिनको प्रेफरेंस दिया गया है, किन चीजों पे प्रेफरेंस है? दो चीजों पे, एट पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर हम आए इक्विटी शेयर पे। तो इक्विटी शेयर्स दो तरह के थे, इक्विटी शेयर्स विथ इक्वल वोटिंग राइट एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट में क्या था? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट और 2 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट एज द केस मे बी। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इक्विटी शेयर्स पे दो राइट्स होते हैं, कौन से? वोटिंग राइट भी होता है, डिविडेंड राइट भी मिलता है। प्रेफर शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? सिर्फ डिविडेंड राइट, उनको वोटिंग राइट मिलता नहीं है। इसलिए टू गिव डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑन प्रेफरेंस शेयर इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है, कंपनी को देना ही पड़ेगा। कंपनी के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि देना है कि नहीं देना है। मगर टू गिव डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन इक्विटी शेयर्स इज ऑप्शनल। कंपनी के पास ऑप्शन है, अगर वो देना चाहे तो दे देगी, अगर वो देना चाहेगी तो डिक्लेयर करेगी, वरना तो वो सोचेगी इस साल नहीं देना अगले साल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको डिविडेंड देना ऑप्शनल है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में करी थी, जिसको मैंने फटाफट तुमको रिवाइज करवा दिया है। अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज तारीख है मेरे ख्याल में, आज कौन सी तारीख है? आज 19 अगस्त है। 6 दिन के बाद तुम्हारा पसंदीदा दिन आने वाला है। पसंदीदा मतलब जिसकी तुम राह देख रहे हो रोज सुबह उठ के काजू बादाम खा के। खैर बहुत लोग बच्चे डर भी रहे, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, डरने का कुछ नहीं है। रिजल्ट आपका बन चुका है, जो होना है वही होगा। तो डर के तो कुछ होने वाला नहीं है। ये 6 दिन आपको क्या करना है? अगर कोई बच्चा है, देखो मैं आपको बताऊं, मैं एकदम फैक्ट बात करूं, तो जब बच्चा एग्जाम दे के एग्जाम रूम से बाहर निकलता है ना, तभी उसको मालूम होता है कि वो पास होने वाला है या फेल। अगर आपको उसी वक्त मालूम था कि पास होने वाले हो या फेल, तो अभी डर के कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा था कि मेरे 80 मार्क्स आएंगे और आपके 39 आ जावे। ये मुमकिन नहीं है। आप जब एग्जाम लिख के निकलते हो रूम से बाहर, और जब जेन्युइनली आप रिव्यू करते हो, तो आपको पता होता है कि इस पेपर में आईसीएसआई आपको पास करने वाला है या फेल, 1-2 मार्क्स ही ऊपर नीचे होते हैं, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज करोगे तो अगर आपको पता है कि आप पास होने वाले हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है, उसी दिन पता था कि फेल होने वाले हो, तो आज डर के क्या होगा? अगर हो गए कोई दिक्कत नहीं है, हार के जीतने वाले को ही हम बाजीगर बोलते हैं भाई। समझ में आया? तो अगर वैसे तो अटेम्प्ट नहीं आना चाहिए, बहुत दुख होता है, 1-2 दिन बहुत बुरे भी जाएंगे, लेकिन अगर हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिसंबर आ रहा है, आपको आपका भाई पढ़ा रहा है, कंपनी लोग बहुत जबरदस्त। अगर
अटेम्प्ट लगा तो इस बार कंपनी लॉ में 80 प्लस फोड़ देंगे अपने। तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है, जो आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। लाइफ कभी भी सबके लिए फेयर नहीं होती है, इस पे मैं आपको पहले ही भाषण दे चुका हूँ। ठीक है, आ जाइए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्या होता है कभी-कभी कि आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6th अटेम्प्ट में पास हुए। लेकिन कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, बाहर, छोड़ दिया उन्होंने। अब मैं आपको बताऊँ ऐसा ये क्यों होता है? इसमें इसमें गलती क्या है मैं आपको बताऊँ कि आपने अपना कैपेसिटी इतना बढ़ा के नहीं रखा है। यानी 1 फेलियर आया, 2 फेलियर आया, आपका दिमाग खराब हो गया और आप ढीले पड़ गए कि नहीं यार अब तो नहीं हो पाएगा। या एक पेपर बाय चांस खराब चला है कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो और आपने इतना पैनिक हो गए कि आपने फिर अटेम्प्ट छोड़ दिया। या फिर आपने सोचा था 2 ग्रुप देंगे, आप किसी वजह से 10-15 दिन बिगड़ गए और आपने तुरंत ही पैनिक होकर डिसीजन ले लिया कि नहीं 1 ही ग्रुप दूँगा या 1 भी नहीं देना। मतलब ये जो आपका कैपेसिटी है, आपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और क्या बोलते हैं उसको अ, किसी तरह का जो टेंशन मिल रहा है, उसको झेलने का कैपेसिटी इतना बढ़ा के नहीं रखा है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, स्पून एक स्पून में आप सॉल्ट लीजिए सॉल्ट, उसको एक ग्लास में डालिए, हिलाइए। वो ग्लास एक पानी है जिसमें आपने डाला है सॉल्ट, वो पूरा पानी खारा हो जाएगा। लेकिन वही 1 चम्मच स्पून यानी 1 चम्मच सॉल्ट का आप डालिए रिवर में, नदी में। क्या होगा? कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 1 चम्मच सॉल्ट से, क्यों? क्योंकि कैपेसिटी जो है रिवर का वो इतना बड़ा है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा छोटे-मोटे दिक्कत से। आपके लिए भी ये सारी दिक्कत अगर अटेम्प्ट आ गई, ये छोटी-मोटी होनी चाहिए, अपना कैपेसिटी बढ़ा के रखिए, ये सारी दिक्कतें तो बहुत छोटी है। जब आप अभी अटेम्प्ट आ रहा है, फिर 1-2 अटेम्प्ट के बाद या पहले अटेम्प्ट में जब पास होके निकल जाएँगे बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, जब आप मार्केट में निकलेंगे, कमान है। जब आप कॉर्पोरेट लाइफ़ में जाएँगे, जब आप यानी ये वाली लाइफ से कि अब पढ़ने वाली लाइफ खत्म हो गई, अब कमाने वाली लाइफ है मतलब आप अब घर के ज़िम्मेदार हैं और घर आपको सँभालना है। तब आपको मालूम चलेगा कि असल में दिक्कतें क्या-क्या होती है। और आपका कैपेसिटी अगर अभी ही इतना छोटा होगा कि 1 चम्मच जो है सोल्ट का ग्लास में डाला और वो पूरा खारा हो गया, ग्लास जितना कैपेसिटी होगा, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। अपना कैपेसिटी बढ़ाइए। नदी की तरह करिए कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, कोई 4 चम्मच भी सॉल्ट डाल दे, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा कैपेसिटी बहुत ज़्यादा मज़बूत है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और ये धीमे-धीमे बढ़ेगा लेकिन कोशिश करिए इसको बढ़ाइए। पैनिक होके कुछ होने वाला है नहीं। आइए, क्लास 2 किसकी? ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि अपना चैप्टर नंबर 4। आज क्या पढ़ेंगे? आज भी ज़बरदस्त मैं तुमको चीज़ पढ़ाऊँगा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या? कि इक्विटी शेयर्स 2 तरह के होते हैं। इक्विटी शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल डीवीआर। तो हमने ये देख लिया है कंपनी डीवीआर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। डीवीआर मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट्स या 2 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट्स एज द केस में बी, या फिर कुछ भी हो सकता है 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट्स, 1 शेयर इज इक्वल टू 10 वोट्स, डिपेंड। डिफरेंशियल यानी 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन आप मेरे को बताइए कि अगर इस पे कोई कंडीशन ना लगाया जाए, तो फिर फ़र्क क्या हो गया? 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट वाला भी इश्यू करिए जब मर्ज़ी पड़े और 1 शेयर इक्वल्स टू 2 वोट वाला भी इश्यू करिए जब उसकी मर्ज़ी आए। ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो इसलिए लॉ मेकर ने इस पे कंडीशन लगाया। लॉ मेकर ने क्या बोला कि भाई आप बीइंग अ कंपनी अगर इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस अगर आप सैटिस्फाइड कर रहे हैं तो आप डीवीआर ले आइए। ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम आपको डीवीआर लाने देंगे नहीं। तो क्या है आ जाइए। कंडीशंस फॉर इशूइंग डीवीआर इक्विटी शेयर्स। डीवीआर इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए क्या-क्या कंडीशंस हैं? अच्छा, इसमें क्या-क्या होएगा? सेक्शन 43 सेक्शन 43 बात करता है डीवीआर इक्विटी शेयर्स की। प्लस प्लस कौन सा रूल? रूल नंबर
4 of company share capital एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अब देखो, जभी भी आपको डीवीआर पे क्वेश्चन आए एग्जाम में, यानी एग्जामिनर ने आपको पूछ लिया कि एक्सप्लेन द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर ब्रिंगिंग द डीवीआर इक्विटी शेयर्स, तो आप आंसर कैसे शुरू करेंगे? आप लिखेंगे परसुएंट टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रीड विथ रूल 4 of companies share capital and debenture rule 2014, the company is allowed to issue the differential voting right equity shares subject to the satisfaction of following conditions। और फिर आप ये कंडीशन लिखेंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगी, वो चेक कर करके थकेगा नहीं आपका पेपर। समझ में आ रहा है? तो आइए, क्या बोलता है सेक्शन 43 प्लस रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। इसमें क्या बोलता है? ये बोलता है पहली कंडीशन, यानी अगर कंपनी को डीवीआर लाना है तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला, द कंपनी shall have power in its AOA to issue equity shares with डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या होना चाहिए? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के पास पावर होना चाहिए कि ठीक है भाई, कंपनी अगर चाहे तो डीवीआर ला सकती है। अगर कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा ही नहीं है कि कंपनी डीवीआर ला सकती है, तो कंपनी नहीं ला पाएगी। और जब उसको अगर लाना है तो पहले उसको आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा। मैंने बताया था बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, और आर्टिकल को अल्टर करके उसमें प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा कि कंपनी कैन ब्रिंग डीवीआर, और उसके बाद ला पाएगी। तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ होना चाहिए, ये पावर कंपनी को होनी चाहिए दैट कंपनी कैन ब्रिंग इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, कंपनी कैन इशू द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके पास पावर होनी चाहिए। सेकंड, चलो आर्टिकल में पावर आ गई। अब आर्टिकल में लिखा है कि ओके, आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हैं। आओ, फिर क्या करना पड़ेगा? देन कंपनी शाल पास क्या? ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन। आपको ओआर नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। एग्जाम में भी आपको पूरा लिखना है। क्या? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कंपनी शाल पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। मतलब आपके एओए में आपके पास पावर है कि ठीक है, आप इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर सकते हैं, और आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग बुलाइए। जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने ये प्रस्ताव रखिए कि हमको इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करिए। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% वोटिंग राइट इन फेवर। ये आपके उस पर आ गया, ठीक है, फिर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जोरदार कंडीशन। देखा कैसा मैंने हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करा? ये तो चलता रहेगा। आइए, क्या बोलता है? बोलता है दी वोटिंग पावर, दी वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट shall not exceed 74% of टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी। देख लो कितना जबरदस्त लॉ मेकर ने लिखा है। जल्दी क्या लिखा है? द वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ
इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी आप जो ये वोटिंग पावर उनको देने वाले हो कि एक शेयर्स पे 2 वोट या एक शेयर पे 5 वोट, तो जितना भी वोटिंग पावर डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स पे मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए? 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के टोटल वोटिंग पावर से 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए द वोटिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। समझ में आ रहा है? इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको। आइए आगे, आगे आइए, थोड़ी जगह छोड़ के। आगे आ जाइए, ताकि हम जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन मैं आपको करूं। समझ लीजिए एग्जांपल, ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? एक्स लिमिटेड। ठीक है। अब ये एक बंदा है राम। ठीक है। अब कंपनी के टोटल वोटिंग राइट्स कितने हैं? तो कंपनी का जो टोटल वोटिंग पावर है, टोटल वोटिंग पावर जो कंपनी का है, ये है 1 लाख वोट्स का। कितना है? 1 लाख वोट्स। अच्छा, अब कंपनी ने क्या करा? राम को इशू कर दिए कितने? 5,000 शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। 5,000 शेयर्स कौन से? डीवीआर वाले। अच्छा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है? 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट। इस तरीके के ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। एक शेयर मतलब 5 वोट। तो राम को कितने शेयर इशू कर दिए? 5,000 शेयर इशू कर दिए। ठीक है। मतलब कितना हो गया? 5,000 इंटू 5, मतलब के 25,000 वोट्स राम के पास आ गए। ठीक है। क्या कंपनी ये कर सकती है? बताइए, क्या ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। टोटल वोट कितने हैं? 1 लाख। इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट में वोट कितने हैं? 25,000, मतलब 25%। कितना होना चाहिए? 74% तक तो हो सकता है, 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये अलाउड है। अच्छा, फिर क्या करा? कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद कंपनी ने शाम को भी इस ये वाले शेयर्स 5,000 इशू कर दिए। ठीक है। कितने कर दिए? 5,000 शेयर शाम को भी इशू कर दिए। तो अब शाम के पास भी कितने हो गए? 25,000 वोट। इन टोटल कितने हो गए? 25 और 25, 50,000 वोट्स डीवीआर वाले। डीवीआर वाले वोट टोटल कितने हो गए? 50,000 वोट्स। अच्छा, टोटल वोट कितने हैं? 1 लाख। डीवीआर वोट्स 50,000, मतलब के 50%। क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। टू 74% तक वोटिंग पावर अलाउड है। क्या बोला है? कि द वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट शाल नॉट एक्सीड 74% टोटल वोटिंग पावर। 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर से इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 74% तक तो हो सकता है। तो अभी कितना हुआ? 50,000 वोट्स, मतलब 50% हुआ है। अलाउड है? अलाउड है। चलो, फिर बाद में क्या हुआ? कुछ वक्त के बाद एक और भाई आए, राम, श्याम, फिर आ गए राजू। राजू भाई। कंपनी ने राजू भाई को भी क्या कर दिया? 5,000 शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर दिए। मतलब अब राजू भाई के पास भी क्या हो गया? 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट, यानी 55,000 शेयर, मतलब 25,000 वोट्स राजू भाई भी आ गए। यानी अब टोटल कितना होगा? 25 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि 75,000 वोट्स हो गए। किस पे? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर पे। क्या ये अलाउड है क्या? बताइए जल्दी। क्या ये अलाउड है? इट इज नॉट अलाउड। क्या बोला है? मैक्सिमम कितना होना चाहिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के पास? वोटिंग पावर कितना? 74%। यहाँ कितना हो गया? 75% हो गया। मतलब ये अलाउड नहीं है। मतलब अगर कंपनी को राजू भाई को शेयर इशू करने हैं अब इस कंडीशन में, तो कितने शेयर इशू कर पाएगी? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू कर पाएगी 4,800। कितने शेयर इशू कर पाएगी? 4,800। और एक शेयर पे यूं समझ लो, तो अब जो तो राजू भाई कितने हो जाएंगे? 24,000 वोट हो जाएंगे। 4,800 इंटू 5, तो इज इक्वल टू 24,000 वोट्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल 74,000 वोट्स। कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब 74 हो जाएगा। ये अलाउड है। इससे एक भी ज्यादा अलाउड होगा नहीं। इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है एक ही बार 74। अगर पिछला भी कोई, यानी समझ लीजिए जब ये राजू को इशू करने आया, तब यहां नहीं देखना है 74%। क्या देखना है? पिछला भी तुमने अगर कोई डीवीआर इशू किया था तो उसको भी देखो। कुल मिला के आज तक कंपनी ने जितने भी डीवीआर इशू करे हैं, जो अभी इशू करने वाली है उसको भी मिला के, सब मिला के 74% से ज्यादा वोटिंग पावर डीवीआर इक्विटी शेयर्स में नहीं होना चाहिए।
तो 25% राम के पास था, 25 श्याम के पास था, मतलब ऑलरेडी 50% वोटिंग पावर तो था ही। अब कितना देखना है, अब कितना कंपनी इशू कर सकती है, मैक्सिमम ऑफ 24%, क्योंकि वो तीनों मिला के क्या हो जाएगा 74%। तो पिछला अगर कभी भी कंपनी ने डीवीआर इशू करा है, उसको गिन के जो नया डीवीआर इशू करने वाली है, टोटल 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वोटिंग पावर। आई होप आई एम क्लियर। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने आपको बताया, मतलब आगे आइए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं इसमें आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और 10-20% टीचर्स भी मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आइए मैं आपको बताऊं। एक नोट लिख लीजिए साथ में, ये आपको लिखना है इंपॉर्टेंट नोट, ये एग्जाम्पल के नीचे, डेट डोंट कंफ्यूज नंबर ऑफ शेयर्स विथ वोटिंग पावर। वोटिंग पावर अलग चीज है, नंबर ऑफ शेयर्स अलग चीज है। 74% वोटिंग पावर की बात हुई है, 74% शेयर्स की बात नहीं हुई है। किस तरीके से दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अभी आपको एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ। समझ लीजिए ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड के 90,000 शेयर्स है। कौन से वाले हैं ये शेयर्स? ये है ऑर्डिनरी शेयर्स। 90,000 शेयर्स कौन से है? ऑर्डिनरी शेयर्स है। 90,000 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इसमें क्या है, ये है 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। कितने शेयर्स है ऐसे? 90,000। और कंपनी के टोटल 10,000 शेयर्स है। कौन से वाले शेयर्स है? शेयर्स विथ डीवीआर, जिसमें क्या है, जिसमें है 1 शेयर इज इक्वल टू 5 वोट। अब आप मेरे को बताइए, तो कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? कंपनी के टोटल शेयर्स हो गए 1 लाख, लेकिन कंपनी का टोटल वोटिंग पावर कितना है? तो कंपनी का टोटल जो वोटिंग पावर, भले ही कंपनी के टोटल शेयर्स 1 लाख है, लेकिन टोटल वोटिंग पावर कंपनी का कितना है? तो 90,000 शेयर्स पे 1 वोट, यानी 90,000 प्लस जो 10,000 शेयर्स है, ये 10,000 शेयर्स पे 5 वोट, मतलब 50,000। तो 90,000 50,000 मतलब 1,40,000 वोट है। तो भले ही शेयर 1 लाख है, लेकिन टोटल वोट कितने हैं? 1,40,000 वोट्स है। अच्छा, अब ये 1,40,000 में डीवीआर वाले वोट कितने हैं? 10,000 इंटू 5, मतलब 50,000 वोट्स है। मतलब ये कितना हो गया? ये परसेंट में देखे तो हो गया 35.71%। कितना है डीवीआर का वोटिंग परसेंटेज? 35.71%, मतलब कि ये अलाउड है। अभी और अभी और अगर ये चाहे तो 38% का, 38.29% का डीवीआर ला सकती है। टोटल 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस। समझ में आया? तो टोटल शेयर्स 1 लाख थे, लेकिन देखो टोटल वोटिंग पावर 1,40,000। तो 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ये बोला गया है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ शेयर्स और वोटिंग पावर में कंफ्यूज मत हो जाना आप। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसा है, और आपको जब केस स्टडी आए तो किस तरीके से सॉल्व करनी है। आ जाइए अब फोर्थ। तीन कंडीशन हो गई। पहली क्या थी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके पावर होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर है, तो आपको क्या करना है? जनरल मीटिंग बुला के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। चलो पास कर लिया, देख लिया, करो। अभी डीवीआर इशू कर दो, लेकिन ध्यान रखना भाई कि जब डीवीआर इशू कर रहे हो तो टोटल वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआर शेयर्स शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ कंपनी। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा हो गया आपको अलाउ करेंगे नहीं, उससे ज्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, आइए चौथी कंडीशन पे आते हैं। क्या बोला है चौथी कंडीशन? चौथा बोला है दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड in filing financial statements and annual return। क्या बोला है? The company has not defaulted in filing financial statement and annual return
for 3 years, for 3 years immediately preceding the financial year in which it is decided to issue such shares। क्या बोला है जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट क्या बोला यहाँ पे फटाफट, क्या बोला कि जो कंपनी है उसने एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए पिछले 3 साल में लगातार, तो हम उसको डीवीआर अलाउड करेंगे वरना नहीं करेंगे। आइए इसको समझते हैं, आगे आ जाइए। ठीक है, तो ये फोर्थ वाली कंडीशंस का हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। थोड़ा मैं आपको बताऊं होता क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न क्या वगैरह वगैरह चीजें है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो समझ लिए, एवरी कंपनी, हर कंपनी के लिए ये है, हर कंपनी को क्या करना है, एवरी कंपनी नीड्स टू होल्ड, क्या क्या होल्ड करनी है एवरी कंपनी को, नीड्स टू होल्ड जनरल मीटिंग एवरी ईयर। हर साल कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, पता है आपको, ठीक है। तो जब कंपनी ने अपनी जनरल मीटिंग होल्ड करी, तो जनरल मीटिंग होल्ड करने के बाद 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। क्या फाइल करना है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब आपका पीएनएल अकाउंट, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह। कौन से फॉर्म में, इन फॉर्म नंबर AOC4। हर कंपनी को हर साल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, और जनरल मीटिंग जब होल्ड हुई, जब कंक्लूड हुई, उसके 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने हैं। ये किसने बोला है, सेक्शन 137 ने बोला है। मतलब हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होता है। इसी तरह हर कंपनी को क्या करना है, नीड्स टू होल्ड क्या, जनरल मीटिंग एवरी ईयर। और जनरल मीटिंग जब कंक्लूड हुई, उसके 60 दिन के अंदर, कितने, विद इन 60 डेज कंपनी को आरओसी को फाइल करना है, क्या, उसका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में क्या होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी वगैरह इन्फॉर्मेशन। कौन से फॉर्म में, इन फॉर्म नंबर MGT 7। कौन बोलता है ये, सेक्शन 92। तो हर साल कंपनी को ये 2 फॉर्म फाइल करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दी फॉर्म नंबर AOC4 विद इन 30 डेज, within 30 days on of from the date of general meeting, जिस दिन जनरल मीटिंग कंक्लूड हुई, एंड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एनुअल रिटर्न फाइल करना है, फॉर्म नंबर MGT 7। तो अभी जो फोर्थ कंडीशन थी उसने क्या बोला, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में, कि जिस कंपनी ने पिछले 3 साल लगातार, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल लगातार ये दोनों फॉर्म्स, ये दोनों, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, दोनों, ये दोनों फॉर्म फाइल नहीं किए, तो वो कंपनी डीवीआर नहीं ला पाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको लिखाई है। क्या लिखा है कंडीशन में, आ जाइए वापस से ऊपर। कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन में लिखा है दैट द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। एंड वर्ड लिखा है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों को फाइल करने में अगर डिफॉल्ट करा है, तभी तभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डीवीआर लाने में। अगर किसी एक का डिफॉल्ट है और दूसरा फाइल किया है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है भाई। और फॉर 3 years यानी लगातार 3 साल, मतलब अगर उसने पहला साल नहीं किया, दूसरा साल नहीं किया, तीसरा साल अगर फाइल कर दिया, तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा।
लगातार 3 साल होना चाहिए। हालाँकि इसके इस इंटरप्रिटेशन के मैं फ़ेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया, उसका क्लैरिफ़िकेशन मेरे को कहीं मिला नहीं। मेरे हिसाब से लुक बैक पीरियड होना चाहिए 3 इयर्स कि भाई पिछले 3 साल में अगर कभी भी इसने ये डिफ़ॉल्ट किया है, तो हम इसको डीवीआर लाने देंगे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, मेरे हिसाब से। मगर ना आईसीएसआई का कोई क्लैरिफ़िकेशन है इस पे, ना एमसीए का, तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो यही मालूम पड़ रहा है फॉर 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले 3 साल लगातार अगर उसने डिफ़ॉल्ट करा है, तो जाके क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई होगा फ्रॉम इशूइंग द डीवीआर। तो हिंदी में मैंने आपको लिखवाया है कि जिस कंपनी ने पिछले 3 साल लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न यानी दोनों लगातार 3 साल में दोनों फाइल नहीं किया है, वो डीवीआर नहीं ला पाएगी। समझ में आया? समझ में आया? मतलब अगर एक फॉर्म फाइल कर दिया है तो वो ला पाएगी। आइए मैं आपको थोड़े से केस स्टडी बेस में बताता हूँ। समझ लीजिए ये एग्जांपल लीजिए। ये ईयर है 2025, ये ईयर है 2026, ये ईयर है 2027। ठीक है? समझ में आया? कंपनी को क्या फाइल करना है हर साल? फाइनेंशियल रिटर्न फाइल करना है एंड एनुअल रिटर्न फाइल करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न। 2025 में कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। ठीक है? 2025 में एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया। 2026 में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। 2026 में एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया। 27 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया। अब आप मेरे को बताइए, क्या 2028 में कंपनी क्या डीवीआर ला सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? लगातार 3 साल उसने दोनों फॉर्म फाइल नहीं किए हैं, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना एनुअल रिटर्न। देयरफॉर 2028 में वो डीवीआर नहीं ला पाएगी। दूसरा एग्जांपल आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न 2025, 2026, 2027। ठीक है? अब क्या करा कंपनी ने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2025 में फाइल किया, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2026 में भी फाइल किया, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2027 में भी फाइल किया, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया। अब आप मेरे को बताइए, क्या 2028 में क्या कंपनी डीवीआर ला सकती है क्या? जल्दी कमेंट में भर दीजिए फटाफट। क्या 2028 में कंपनी डीवीआर ला सकती है क्या? बिल्कुल ला सकती है। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या लिखा है वहां? इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, दोनों का डिफॉल्ट, यहाँ पे दोनों का है नहीं, एक फाइल किया है एक नहीं किया है, तो इसके जो रिपरकशंस होंगे दूसरे वो होंगे, लेकिन डीवीआर लाना डिसअलाउड नहीं होगा। ठीक है? आइए एक और एग्जांपल लीजिए। चलो 2025, 2026, 2027। ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न। कंपनी ने 2025 में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया, ना एनुअल रिटर्न फाइल किया। 2026 में ना फाइनेंशियल रिटर्न फाइल किया, ना एनुअल रिटर्न फाइल किया। 2027 में फाइनेंशियल रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। अब बताइए, क्या 2028 में कंपनी डीवीआर ला पाएगी क्या? बिल्कुल ला पाएगी। क्यों? क्योंकि लगातार 3 साल तक डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था। क्या ये लगातार 3 साल हुआ है? नहीं, तीसरे साल में तो इसने फाइल कर दिया कोई एक चीज़, तो लगातार 3 साल हुआ नहीं है। हालाँकि इस इंटरप्रिटेशन के फ़ेवर में मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी यही इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि इसके अलावा का कोई भी क्लैरिफ़िकेशन आईसीएसआई ने या एमसीए ने नहीं दिया है। मैंने बहुत रिसर्च किया कि कहीं पे कोई केस स्टडी मिल जाए। मैं किस फ़ेवर में हूँ? मैं इस फ़ेवर में हूँ कि भाई ये जो 3 साल है, ये लुक बैक पीरियड होना चाहिए। ये 3 साल में कभी भी दोनों चीज़ इसने इकट्ठा फाइल नहीं की है अगर, तो इसको डिसअलाउड कर देना चाहिए। लेकिन जो लॉ मेकर में लिखा है, जो लॉ मेकर ने लिखा है उससे पढ़ के तो यही मालूम चलता है कि भाई लगातार 3 साल अगर इसने ये दोनों फॉर्म फाइल नहीं किए हैं, तो फिर उसके बाद चौथे साल में कंपनी डीवीआर नहीं ला पाएगी। अभी के लिए तो यही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? जबरदस्त एनालिसिस करवा रहा है कि नहीं तुम्हारा भाई? बताओ जल्दी कमेंट में बताओ, कमेंट में मेरे को इसका जवाब चाहिए। बहुत जबरदस्त एनालिसिस हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है ऐसा? मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट में सबसे अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं
मार्केट में वाकई बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मैं मार्केट में दूसरे फैकल्टीज के साथ compete कर सकता हूँ, इतना ज़बरदस्त पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, सर बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, मार्केट में बहुत कम फैकल्टी होंगे जो सर के जैसा पढ़ा रहे होंगे, तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? जल्दी। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाइए। ऐसा इंटरप्रिटेशन फ्री में उनको कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है तो उन तक पहुँचाइए। और काफ़ी बच्चे अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन हो रहे हैं। आप भी फटाफट इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, उसको जॉइन करिए। ठीक है? चलिए, तो कितने कंडीशंस हमारे हो गए? कितने कंडीशंस हमने पढ़ लिए अभी? 4। कितने कंडीशंस? 4। अब हम पढ़ेंगे 5वां कंडीशन। टोटल कितने हैं? 7। पहले 8 थे लेकिन 1 ओमिट हो गया। टोटल अब कितने हैं? 7 कंडीशन है। ये 7 कंडीशन को आपको सैटिस्फाई करना है। अच्छा, 5वां और छठा आल यानी लॉ मेकर ने क्या लिखा है? ये मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कि ये कम से कम 10-12 दिन तक उसने नहीं फूँका था। उसको मिला ही नहीं था कुछ फूँकने के लिए और उसका दिमाग में गुस्सा आ गया था, उसने लॉ बनाया। ये बगैर फूँके बनाया है लॉ 5वां और छठा। इतना गज़ब इसने लिखा है कि क्या बताऊँ। और अगर देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल एनालिसिस कराऊँ तो दिमाग आपका होगा खराब, आपको लगेगा हार्ड। अगर मैं ईज़ी पढ़ा दूँ कि जो लिखा है वो बोल दूँ, सफिशिएंट है आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। मगर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को चंबित कर देने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब आप ऐसा जवाब उसको दो कि वो पूछे कि 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो? आप बोलो, उधर जहाँ तू बैठा है। तो उसके लिए ये वाला नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आइए, पॉइंट 5 क्या बोलता है? वैसे तो पॉइंट 5 और पॉइंट 6 साथ में आजू-बाजू करके पढ़ाना चाहिए, पर मैं अलग-अलग पढ़ा रहा हूँ। मज़ा आएगी, आप समझिए कितना ज़बरदस्त उसने पॉइंट 5 और पॉइंट 6 में बारीकी लिखी है। आइए, क्या लिखा है कंडीशन नंबर 5 में? लिखा है, द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट। क्या नहीं होना चाहिए? द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट। सबसिस्टिंग मतलब है एक्जिस्टिंग। क्या बोल रहा है लॉ मेकर? द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफ़ॉल्ट इन। सबसिस्टिंग मतलब सबसिस्टिंग मतलब क्या है? सबसिस्टिंग मतलब है एक्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट, मतलब अभी भी वो डिफ़ॉल्ट कर्ड हुआ है। मतलब कंपनी अभी भी डिफ़ॉल्ट में है। उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट, मतलब करंट भी अभी डिफ़ॉल्ट चल रहा है। तो द कंपनी हैज़ नो एक्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट इन इन ए इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। क्या? इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। मैं आपको बता दूं, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए, दैट द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन। अब ये जो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है, इसको आप हिंदी में समझ लीजिए, इसको लिखिए अपने कॉपी में, बहुत जरूरी है, एग्जाम टाइम आप भूल जाओगे। लिखिए कि ये जो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है, ये जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, मेरे को ये लिखाने की जरूरत नहीं है अभी हिंदी में, लेकिन आपके लिए मैं लिखा रहा हूं, मेरे को तो पता ही है। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मीन्स क्या है, डिटेल लिखाऊंगा, डिटेल भी डिफॉल्ट होना चाहिए। अभी जब कंपनी डीवीआर लाने का सोच रही है, तब वो डिफॉल्ट होना चाहिए, यानी अभी भी वो डिफॉल्ट है। क्या मतलब? मतलब मीन्स अगर पहले कभी डिफॉल्ट किया था कंपनी ने एंड उस डिफॉल्ट को उस डिफॉल्ट को कंपनी ने मेड गुड कर दिया है, मतलब द डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड, मतलब वो डिफॉल्ट को जो था, समझ लो कि क्या था, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब ने कंपनी ने डिक्लेयर डिविडेंड के पेमेंट में डिफॉल्ट करा था, लेकिन बाद में उसको दे दिया, तो डिफॉल्ट क्या हो गया, मेड गुड। तो क्या बोला, अगर पहले कभी डिफॉल्ट किया था लेकिन बाद में उस डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया है कंपनी ने, द कंपनी हैज
मेड द डिफॉल्ट गुड, मेड गुड द डिफॉल्ट, देन क्या हो जाएगा? इट शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इशूइंग डीवीआर। मतलब तब वो डीवीआर लाने से डिस्क्वालिफाइड नहीं होगी। क्यों? क्या बात करी है? एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अभी भी होना चाहिए। आपने पहले पेमेंट नहीं किया था डिक्लेयर डिविडेंड का और अभी तक भी नहीं किया है, तो आप डीवीआर नहीं ला पाएंगे। लेकिन आपने पहले कभी डिफॉल्ट किया था पेमेंट में, लेकिन बाद में उस डिफॉल्ट को सही कर दिया, आपने पे कर दिया, तो अभी कोई डिफॉल्ट कर, अभी अभी करंटली कोई डिफॉल्ट नहीं है, मतलब कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, तो आप डीवीआर ला सकते हैं। ये बोल रहा है कंडीशन नंबर 5। क्या? इट शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इशूइंग डीवीआर अंडर कंडीशन नंबर 5। जो हमने कंडीशन नंबर 5 पढ़ रहे, उसमें वो डीवीआर लाने में डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। यानी क्या बता रहा हूं मैं? एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है तभी आप डीवीआर नहीं ला पाएंगे। एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट जितने भी कंडीशन नंबर 5 में आएंगे, पहला मैंने क्या बताया? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब आपने डिफॉल्ट करा था डिक्लेयर्ड डिविडेंड के पेमेंट में और अभी भी वो डिफॉल्ट है ही, मतलब अभी तक भी आपने उसको सही किया नहीं है, अभी तक भी पे किया नहीं है, तो आप डीवीआर नहीं ला पाएंगे क्योंकि डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग है, अभी भी है। आइए दूसरा क्या है? पहला तो क्या हो गया? पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। और बी, देखना बीच में और है, मतलब इनमें से किसी भी एक चीज में आपने डिफॉल्ट कर दिया और वो डिफॉल्ट अभी एग्जिस्टिंग है। क्या है वो डिफॉल्ट? वो डिफॉल्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है। इन सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। मतलब काय में डिफॉल्ट करा था? रीपेमेंट करने में। किसके रीपेमेंट में? डिपॉजिट्स के। डिपॉजिट्स क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग। कंपनी दो तरह से बोरिंग ले सकती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग वो डिबेंचर्स के इशू करके लेती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वो डिपॉजिट्स इशू करके लेती है। डिपॉजिट इशू कर देती है और उनसे पैसा लेती है, तो जितने भी वक्त के लिए लेती है वो वक्त खत्म होने के बाद उनको वो रीपेमेंट वापस कर रीपेमेंट करना है डिपॉजिट का। तो अगर कंपनी ने उस डिपॉजिट्स के मैच्योरिटी पीरियड पे उसका रीपेमेंट करने पर डिफॉल्ट कर दिया है या ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टेन्योर उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है और वो डिफॉल्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है, तो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी। एग्जिस्टिंग है वो डिफॉल्ट, तो नहीं कर पाएगी। आइए, और सी। सी क्या बोलता है? सी बोलता है इन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट देयर ऑन। मतलब कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरिंग लिया था, कैसे? डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर की भी एक मैच्योरिटी डेट होती है, 5 साल 10 साल जितने भी साल के लिए वो डिबेंचर है। अब जब उसके मैच्योरिटी पीरियड आया तब रिडीम करना है डिबेंचर को, और कंपनी ने उसके मैच्योरिटी डेट पे रिडेम्पशन के डिबेंचर के रिडीम्पशन में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब रिडीम नहीं किया, मतलब उनको उनका पैसा वापस नहीं किया, या फिर ड्यूरिंग द टेन्योर जो इंटरेस्ट जाना था डिबेंचर पे उसमें डिफॉल्ट कर दिया और वो डिफॉल्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है, तो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी। अगर वो डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग है, अभी भी है, तो आइए, और डी, इन डिफॉल्ट इन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए थे, समझ लीजिए 10 साल के लिए, अब उसके रिडेम्पशन का टाइम आया है और आपने डिफॉल्ट कर दिया, रिडीम नहीं किया प्रेफरेंस शेयर्स, और वो डिफॉल्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है, मतलब उसको आपने मेड गुड नहीं किया है, तो आप डीवीआर नहीं ला पाएंगे। और पांचवा, लास्ट, इन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। इसमें कौन से सेक्शन लगते हैं? सेक्शन 123, सेक्शन 124
एंड सेक्शन 127 क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। मतलब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको उसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड को पे करना पड़ता है। अगर वो 30 दिन में डिविडेंड को पे नहीं करती है तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगता है। अब जितना भी डीले होगा वो 18% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो वो पे जब इंटरेस्ट करना है उसको भी अगर उसने पे नहीं किया इंटरेस्ट को तो भी वो डिफॉल्ट हो जाएगा। और वो डिफॉल्ट अभी भी एग्जिस्टिंग है। मतलब डिफॉल्ट तो कर दिया कि इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन बाद में भी वो डिफॉल्ट को मेड गुड नहीं कर रहा है कि चलो पे कर दूं, एग्जिस्टिंग रख रहा है डिफॉल्ट को, तो कंपनी डीबीआर नहीं ला पाएगी। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कंडीशन नंबर 5 क्या बात कर रहा है। द कंपनी हैज नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट। एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट यानी अभी भी जारी डिफॉल्ट है, किन चीजों में? इन चीजों में, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड में, या रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स में, या रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर में, या रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, या इंटरेस्ट देयर ऑन, या इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ये किसी भी चीज में अगर एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट है तो कंपनी डीवीआर इशू नहीं कर पाएगी। ये डिफॉल्ट को पहले उसको मेड गुड करना पड़ेगा, तभी वो डीवीआर इशू कर पाएगी। हाँ, अगर वो डिफॉल्ट को मेड गुड कर देती है, मतलब अब एग्जिस्टिंग नहीं है, तो डीवीआर वो ला पाएगी। ये बोल रहा है कंडीशन नंबर 5। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब आएगा आपके पास कंडीशन नंबर 6। ये भी आपका दिमाग खराब करेगा। बस एक शब्द में ही फर्क है, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आइए कंडीशन नंबर 6 क्या बोलता है। कंडीशन नंबर ये बोलता है द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड। 5 में क्या था? द कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, मतलब द कंपनी हैज नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, अभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और 6 में क्या बोलता है? द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, कभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कंडीशन नंबर 5 बोल रहा है अभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 6 बोल रहा है कभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी डिफॉल्ट करा था, भले ही उसको तुमने फिर मेड गुड भी कर दिया, हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर डिफॉल्ट करा था, खत्म, डीबीआर लाने नहीं मिलेगा। समझ रहे कितना बड़ा फर्क है? कंडीशन नंबर 5 बोल रहा है अभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पहले डिफॉल्ट करा था, फिर वो डिफॉल्ट को सही कर दिया, ठीक है, चलेगा, लाओ डीबीआर। पर कंडीशन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अभी भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पहले करा था, उसको सही कर दिया, करा था ना, खत्म। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कंडीशन नंबर 6। यानी कौन सी कंडीशन ज्यादा स्ट्रिक्ट है? कंडीशन नंबर 6। अभी भी डिफॉल्ट करा था, नहीं आने देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ज्यादा हार्ड डिफॉल्ट है इसमें, इसको जरा भी चलाएंगे नहीं आरओसी। तो क्या बोलता है? द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, पहले किस में डिफॉल्ट करा वो लिखाने से पहले, जैसा मैंने आपको सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब लिखाया हिंदी में, उसी तरह मैं आपको डिफॉल्टेड का मतलब भी लिखा देता हूं हिंदी में, ताकि ऊपर नीचे रहे तो आपको पता रहे। डिफॉल्टेड, डिफॉल्टेड मींस, डिफॉल्टेड का मतलब क्या है? पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया था, पास्ट में कभी डिफॉल्ट किया था, यानी कभी भी डिफॉल्ट किया था आपने। हम उसको लपेट लेंगे आपको यहाँ पे, आइए। इसका मतलब क्या? मतलब हिंदी में लिखा देता हूं ताकि एग्जाम के वक्त दिमाग में एकदम क्लियर रहे। मतलब अगर पहले कभी डिफॉल्ट किया था कंपनी ने, किया था, एंड वो डिफॉल्ट को, वो डिफॉल्ट, दैट डिफॉल्ट हैज बीन मेड गुड बाय कंपनी, स्टिल
स्टिल द कंपनी shall not be allowed, देख लो, to issue DVR, shall not be allowed to issue EVR अंडर कंडीशन नंबर 6। क्यों? ये कंडीशन नंबर क्या बोलता है, 6 क्या बोलता है कि कभी भी डिफॉल्ट किया था आपने, जरूरी नहीं है कि अभी वो डिफॉल्ट हो, कभी भी किया था, भले ही आपने उसको सही भी कर दिया, लेकिन हम देखेंगे कि कभी भी करा था क्या डिफॉल्ट, करा था आपने वो डिफॉल्ट, तो आपको हम डीवीआर लाने देंगे नहीं। क्या बोला? भले ही आपने रेक्टिफाई भी कर दिया है, तब भी हम आपको डीवीआर लाने देंगे नहीं। ऐसा बोल रहा है कौन? ऐसा बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है ऐसा? कंडीशन नंबर 6। अब मैं आपको पहला पॉइंट इसका लिखा दूं, फिर मैं कंडीशन नंबर 5 का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा और कंडीशन नंबर 6 का भी नीचे एग्जाम्पल दूंगा। तो क्या कह रहा है कंडीशन नंबर 6? क्या बोल रहा है? द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, इन किस में? इन पहला, इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सर क्या बात कर रहे हो, ऊपर भी तो आपने यही बात लिखी। अब आप मेरे को सिर्फ बता दीजिए कि इन दोनों का फर्क क्या है। पहले में इसने लिखा है पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? और यहाँ पे इसने लिखा है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। ऊपर वो क्या दोनों डिविडेंड की बात कर रहा है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर बोथ, या फिर सिर्फ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, या सिर्फ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर बात कर रहा है? ऊपर जो लिखा है डिक्लेयर डिविडेंड, उसका मतलब क्या? नीचे में तो हमको मालूम चल गया क्या बोला है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को अगर डिविडेंड नहीं दिया तो ये डिफॉल्ट मान लेंगे यहाँ पे और उसको डीवीआर इशू करने नहीं देंगे। कंडीशन नंबर 6 में ये है। पर जो कंडीशन नंबर 5 है, डिक्लेयर डिविडेंड, ये डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब यहाँ पे लॉ मेकर का क्या है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, या डिविडेंड ऑन बोथ? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट, कि डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब क्या है? जल्दी 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 फटाफट। डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब क्या है? तो डिक्लेयर डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। क्यों? मैंने आपको बताया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास एक ही राइट है, क्या? डिविडेंड राइट, मतलब उनको डिविडेंड देना मैंडेटरी है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास दो राइट है, वोटिंग राइट एंड डिविडेंड राइट दोनों, एंड उसको डिविडेंड देना कंपनी के पास ऑप्शनल है। कंपनी चाहे तो देगी, चाहे तो नहीं देगी। तो कंपनी को अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ठीक है इस साल द कंपनी हैज डिक्लेयरिंग दैट दिस ईयर कंपनी विल गिव द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल है। अब डिक्लेयर कर दिया तो देना पड़ेगा, अगर वो चाहे नहीं देना है तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब डिविडेंड देना है उसके लिए डिक्लेयर डिक्लेयर की कोई गुंजाइश है ही नहीं, देना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो ऑप्शनल है, तो ये कंपनी पहले डिक्लेयर करती है कि ठीक है हम इस साल देंगे। क्यों? पता नहीं है देंगे कि नहीं देंगे, अगर देना है तो डिक्लेयर कर देंगे। तो डिक्लेयर डिविडेंड अगर कहीं पे भी यूज हुआ है उसका मतलब क्या है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। और सिर्फ डिविडेंड यूज हुआ है तो दोनों डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स भी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स भी। और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर यूज हुआ है तो मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब डिविडेंड और डिक्लेयर डिविडेंड वर्ड है, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में तो डिविडेंड दिया जाता है, उसी को डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि वो ऑप्शनल है देना। समझ में आया? तो आइए अब मैं आपको ये दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको लिखा दूंगा, कंडीशन नंबर 6 में कैसे फिक्स हो रहा है, कंडीशन नंबर 5 में कैसे फिट हो रहा है। आइए फटाफट जल्दी से। अब देखिए, ये हमने लिखी पहले कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट के मतलब डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड एग्जिस्टिंग, यानी डिफॉल्ट किया था और वो डिफॉल्ट अभी भी चल रहा है। मतलब एग्जांपल लिख लीजिए आप, ये है ईयर कौन सा? 2025, 2026,
2027। अब समझ लीजिए कि 2025 में कंपनी ने क्या डिफ़ॉल्ट कर दिया था। 2025 में कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया था, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब डिक्लेयर डिविडेंड। लेकिन 2026 में उसने इस डिफ़ॉल्ट को मेड गुड कर दिया। यानी डिफ़ॉल्ट था कि पे नहीं किया था, लेकिन 26 में आने के आए जब, तो 25 का भी पे कर दिया, और 26 में अगर डिक्लेयर करा था तो वो भी पे कर दिया। मतलब 25 का जो डिफ़ॉल्ट था वो 26 में इन्होंने मेड गुड कर दिया। तो 27 में क्या ये डीवीआर ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई डिफॉल्ट है नहीं, जो डिफॉल्ट था उसको इन्होंने मेड गुड कर दिया। लेकिन अब आइए यहाँ पे क्या बोल रहा है लॉ मेकर? लॉ मेकर कंडीशन नंबर 6 में कह रहा है कि भाई ये है 2025, ये है 2026, ये है 2027। तो अगर अगर कंपनी ने 2025 में अगर डिफॉल्ट किया था, किस में? इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, किसको? टू प्रेफरेंस शेयर, ये वाला डिफॉल्ट अगर किया था, लेकिन फिर कंपनी ने क्या किया, उसको लगा डिफॉल्ट कर दिया है, 26 में इस डिफॉल्ट को कंपनी ने मेड गुड कर दिया। मतलब ये डिफॉल्ट का जो डिफॉल्ट किया था कि पेमेंट नहीं किया था, वो पेमेंट कर दिया। अब कोई डिफॉल्ट नहीं है, तब भी 2027 में कंपनी डीवीआर नहीं ला पाएगी। क्योंकि कंडीशन नंबर 6 में क्या लिखा है? द कंपनी हैज डिफॉल्टेड। कभी भी डिफॉल्ट किया था अगर, भले ही उसको सही भी कर दिया है, आपको डीवीआर लाने नहीं मिलेगा। क्या बोला? कंपनी हैज डिफॉल्टेड एंड कंपनी हैज सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट। जमीन आसमान का फर्क है, समझ में आया? तो और क्या क्या बोला है कंडीशन नंबर 6 में? आइए देख लेते हैं और क्या बोला है। तो सबसे पहला, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, पहला, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, और हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट, किस इसका रीपेमेंट? ऑफ लोन टू द बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरेस्ट देयरऑन। आपने बैंक से कुछ लोन लिया था, और जब उसके रीपेमेंट की बारी आई तो आपने उसको रीपे नहीं किया, और ना ही जब बीच में इंटरेस्ट देना था वो इंटरेस्ट दिया। अगर ऐसा कोई डिफॉल्ट है, तो कभी भी डिफॉल्ट किया अगर, आपको डीवीआर लाने हम देंगे नहीं। और सी, द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन स्टेट्यूटरी पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, स्टेट्यूटरी पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज के स्टेट्यूटरी पेमेंट कौन से हैं? उनको बोनस देना है। अगर आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हो, तो आपको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ने बोला है कि कंपनी एम्प्लॉय को बोनस देना है। अगर आपने नहीं दिया, मतलब आपने स्टेट्यूटरी पेमेंट जो एम्प्लॉय का था वो नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट कर दिया। तो कभी भी डिफॉल्ट करा था अगर, अब हम आपको डीवीआर लाने देंगे नहीं। और और डी, इन द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन ट्रांसफरिंग अमाउंट इन, किस में? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये एक फंड होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। कौन मेंटेन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है ये फंड? समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड, 30 दिन के अंदर उसको पे करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिसको उसको डिविडेंड देना है, वो शेयर होल्डर शायद मर गया था। अब वो शेयर होल्डर मर गया था, तो उसके नॉमिनी जो भी थे उनको पता ही नहीं था कि इनके इतने सारे शेयर्स है और उसमें डिविडेंड आने वाला है। किसी को पता चला नहीं। तो कुछ एक पीरियड है, उतने पीरियड तक अगर कोई वो डिविडेंड क्लेम करने नहीं आता कि भाई हमको ये डिविडेंड के लिए हमारे पास राइट है, ये डिविडेंड हमारा है, तो फिर कंपनी क्या कर देती है, उस पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी को मैंडेटरीली क्या पे डालना पड़ता है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ये वाला अमाउंट डाल देना पड़ता है। तो अगर कंपनी ने उस फंड में अमाउंट नहीं डाला, ट्रांसफर नहीं किया है, अगर ये डिफॉल्ट कर दिया है, तो भी हम उसको डीवीआर लाने देंगे नहीं। अब मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या लिखा है? डिफॉल्टेड, मतलब कभी भी अगर डिफॉल्ट करा था,
कभी भी, मतलब आज से 100 साल पहले भी आपने डिफ़ॉल्ट किया है और आप आज डीवीआर लाने वाले हैं, तो हम आपको लेने नहीं देंगे क्योंकि आपने 100 साल पहले डिफ़ॉल्ट किया था। भले ही वो डिफ़ॉल्ट को आपने सही कर दिया। क्या ये कानून सही है? अब बताओ, 100 साल पहले डिफ़ॉल्ट करा था, उसको सही भी कर दिया, उसके बावजूद भी आप लाने नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आपने लिख दिया डिफ़ॉल्टेड। कभी भी करा होगा अगर ये वाले कांड, तो हम आपको लाने देंगे नहीं डीवीआर। आप मेरे को बताइए, क्या ये सही है? जल्दी बताइए। क्या ये लॉ है? अगर ऐसा ही होए, तो क्या ये लॉ सही है? इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ, मेरे को नीचे जगह चाहिए इसलिए। आई होप आपने लिख लिया होगा सब। जल्दी बताइए, क्या ये लॉ अपने आप में अभी तक सही है क्या? कि कभी भी डिफ़ॉल्ट किया, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, अंग्रेज़ों ने डिफ़ॉल्ट करवाया आपसे। जल्दी बताइए। तो क्या ये सही है? नहीं। लॉ मेकर ने 15-20 दिन हो गए थे, फूँका नहीं था, तो जज़्बात-जज़्बात में लिख दिया। फिर एक दिन फूँका, दिमाग शांत हुआ, फिर उसने पढ़ा, तो उसको मालूम चला, अरे, अरे, अरे! ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही रगड़ दिया इनको, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर तो फिर लॉ मेकर को ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो गलत कर दिया, ये तो बहुत टफ बना दिया, इसमें तो वांदे हो जाएँगे कंपनी के। तो फिर लॉ मेकर ने क्या लाया? लॉ मेकर एक अमेंडमेंट लाया और उसने लिखा, प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा? प्रोवाइडेड दैट कंपनी में इश्यू डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स में इशू डीवीआर इक्विटी शेयर्स अपॉन expiry of 5 years from the end of financial year in which the default was made good। क्या बोला? क्या बोला कंपनी ने? लॉ मेकर ने फूकने के बाद बोला कि भाई थोड़ी सी ज्यादती ज्यादा हो गई है, तो मैं लिख देता हूं कि कंपनी डीवीआर इक्विटी शेयर ला पाएगी, लेकिन कब? कि जिस साल कंपनी ने डिफॉल्ट को सही करा, उसके 5 साल के बाद। मतलब समझ लो कि ये है 2020, यहाँ पे कंपनी ने कर दिया था डिफॉल्ट, ये 5 में से जो मैंने कंडीशन नंबर 5 में लिखा है, बराबर। 2021 में भी उसने उसको सही नहीं किया। 2022 में क्या किया? कंपनी ने ये डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया। मतलब ये जो डिफॉल्ट था, इसको सही कर दिया। मतलब समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया था 2020 में, वो वाला डिविडेंड उसने 2022 में दे दिया, सब इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। मतलब डिफॉल्ट हो गया गुड। तो अब क्योंकि यहाँ पे इसने डिफॉल्ट गुड कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ से 2023 एक फाइनेंशियल ईयर, 2024 दो फाइनेंशियल ईयर, 2025 तीन फाइनेंशियल ईयर, 2026 चार फाइनेंशियल ईयर, 2027 5 फाइनेंशियल ईयर। तो expiry of 5 years from the end of financial year in which the default was made good। मतलब 2022 में मेड गुड हुआ, तो उसके बाद 5 साल जब एक्सपायर हुआ 27 के बाद, मतलब कि 2028 में उसको डीवीआर लाना अलाउड हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन के यहाँ पे इसने कोई भी वो वाला डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। समझ में आया? पहले था डिफॉल्टेड, मतलब 100 साल पहले भी था अगर, तो हम नहीं लाने देंगे, लेकिन लॉ मेकर ने समझा कि ठीक है भाई, आपने डिफॉल्ट किया था, आपने उस डिफॉल्ट को मेड गुड कर दिया है, और अब 5 साल तक हम आपको अलाउड नहीं करेंगे, लेकिन इस 5 साल के गुजर जाने के बाद आप डीवीआर ला सकते हैं, अगर इस 5 साल में आपने फिर से डिफॉल्ट नहीं कर दिया है तो। समझ में आया? तो ये थी कंडीशन नंबर 5 और 6 की कहानी। एक जगह पे लिखा था सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब एग्जिस्टिंग, और एक जगह पे लिखा था डिफॉल्टेड। और ये इतना अहम है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने एग्जाम में लिख दिया दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिक्लेयर्ड डिविडेंड का डिफॉल्ट कभी भी जरूरी नहीं है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड का एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट होना चाहिए। कभी भी किया हुआ डिफॉल्ट तो किसके लिए है? प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड है। समझ रहे हो?
तो आपने ज़रा भी चूक करी तो मार्क्स 0 हो जाएँगे। आपको तो लगेगा कि यार मैं तो सही लिख के आया हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्टेड में फ़र्क क्या था। अब मैंने आपको एनालाइज़ करके ये फ़र्क बताया है। मैं चाहता तो आपको दोनों सिर्फ़ पढ़ा देता और वो भी मोर देन इनफ हो जाता आपको एग्ज़ाम पास कराने के लिए। लेकिन बाय चांस अगर आप उसकी वज़ह से फ़ेल होते तो आपको कभी पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ कन्फ्यूज़न है, क्यों फ़ेल हो रहा हूँ। लेकिन अब एग्ज़ामिनर को समझ नहीं आएगा कि इतना ज़बरदस्त तुम कैसे लिख रहे हो यार? समझ में आ रहा है क्या? बताओ जल्दी। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी। अब आएगी लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 7। क्या बोलता है कंडीशन नंबर 7? कंडीशन नंबर 7 क्या बोलता है? जल्दी। कंडीशन नंबर 7 बोलता है द कंपनी हैज़ नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन लास्ट 3 years for any offense अंडर। अब मैं कुछ लॉ के नाम लिखूंगा उसके अंदर, लेकिन उससे पहले आप देखो क्या लिखा है इसमें, द कंपनी हैज नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट ट्राइब्यूनल इन लास्ट 3 इयर्स। मतलब यहाँ पे अब लुक बैक की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि पिछले 3 साल में कभी भी कभी भी कंडीशन नंबर 4 में क्या था कि फॉर 3 इयर्स मतलब 3 साल लगातार अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, वहां पे लगातार 3 साल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पिछले 3 साल में कभी भी अगर, पूरे 3 साल नहीं, पिछले 3 साल में कभी भी अगर अगर कोर्ट ने उसको पेनलाइज किया है फॉर एन ऑफेंस अंडर अंडर कौन से एक्ट में, कौन से कानून के अंदर जो ऑफेंस है उसके अंदर पिछले 3 साल में अगर उसको पेनलाइज किया है, कौन से कानून है, तो सबसे पहला अंडर ए आरबीआई एक्ट 1934 या फिर बी सेबी एक्ट 1992 या फिर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ थर्ड सॉरी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक्सीआरए एक्ट 1956 या फिर फोर्थ फेमा एक्ट 1999 या फिर एनी अदर स्पेशल एक्ट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो गया, इंश्योरेंस एक्ट हो गया, जो भी स्पेशल एक्ट है, तो इनमें से किसी भी एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस में अगर कंपनी को कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पेनलाइज किया है पिछले 3 साल में कभी भी, तो फिर वो डीवीआर नहीं ला पाएगी। मतलब 2027 में अगर कंपनी को डीवीआर लाना है तो 2026, 2025, 2024 इन तीनों सालों में कभी भी इन एक्ट के किसी भी ऑफेंस में कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उस कंपनी को पेनलाइज नहीं किया हुआ होना चाहिए। 2023 में किया था चलेगा, 3 साल आगे बढ़ गए हैं, पिछले 3 साल में नहीं है, अब डीवीआर ले आ पाएंगे चौथे साल में। तो ये सारी बातें रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स में लिखी है। वैसे तो 7 लाइन का रूल है, लेकिन इसमें हमने कितना जबरदस्त डिस्कशन किया है, कितना जबरदस्त एनालिसिस किया है, ये आपने देखा है। और इस तरीके से ही हम आगे भी पूरा शेयर कैपिटल चैप्टर और बाकी सारे चैप्टर पूरा कंपनी लॉ इस तरीके से ही बैलेट का एनालिसिस करते हुए खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।